11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले छात्रों का आज की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं, अब तक हम 8 पाठ कर चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इकोनॉमिक्स में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। यह अध्ययन नंबर हमारा 9 है और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य, सबसे पहले समांतर माध्य पढ़ने से पहले हमें केंद्रीय प्रवृत्ति को जानना जरूरी है। सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंटर का मतलब होता है सेंटर में, बीच में। टेंडेंसी एक मान ऐसा जो बीच का मान हो, या कहेंगे श्रृंखला। कोई भी श्रृंखला आपकी, जितने भी आपके आंकड़े हैं उस श्रृंखला के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का बीच का मान हो सकता है या प्रतिनिधि मूल्य हो सकता है। यानी एक ऐसा मूल्य है जो उस श्रृंखला के सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करे, या एक ऐसा मूल्य है जो उस श्रृंखला के सभी इकाइयों का बीच का मूल्य हो, केंद्रीय मूल्य हो, जो सभी उसको करते हो, उसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहेंगे, उसे केंद्रीय मूल्य कहेंगे। और दूसरा क्लार्क ने इसको कहा है औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये परिभाषा दी है। क्लार्क ने क्या परिभाषा दी है कि औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सिर्फ आज औसत का ही, समांतर माध्य मीन्स औसत, हम औसत का ही अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, औसत का मैं एक आपका लोकल उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूं। मान लिया आपके 10 एकड़ भूमि है, या किसी किसान के 10 एकड़ भूमि जमीन है, और उसके किसी खेत में 18 मन, किसी के 12 मन, किसी में 20 मन, किसी में 25 मन, किसी में 35 मन, 45 मन, इस तरह अलग अलग गेहूं हुई है। उसको बड़ा मुश्किल रहेगा कि याद रखना कि मेरे कौन से एकड़ में कितनी जमीन, कितनी गेहूं हुई है। यदि आपसे उससे पूछा जाए तो सरलता से आप उससे पूछे कि आपकी कितनी गेहूं हुई है, तो वो कहेगा कि मेरे 25 मन प्रति एकड़ गेहूं हुआ है। वो ये नहीं कहेगा कि फला किले में 18 मन थी, फला किले में 20 मन थी, फला किले में 40 मन थी, फला किले में 45 मन थी। लेकिन वो सभी का एक सेंट्रल सा मूल्य ले लेगा, ना जो अधिक है ना कम है, उनका बीच का मूल्य है वो है 25 मन। तो स्टूडेंट्स, औसत एक ऐसी संख्या है जो उन सब का बीच का है, उनके बीच में से ही मूल्य है, जो उन सब का प्रतिनिधित्व करता है और सब मूल्यों का सेंट्रल का मूल्य है। और इसलिए उद्देश्य को ही जो औसत है वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का समांतर माध्य है। और अब आगे हम पढ़ते हैं जो सांख्यिकीय है, उसमें जो औसत निकालते हैं उसके उद्देश्य तथा कार्य कौन कौन से हैं। बड़ी सिंपल सी बात है विद्यार्थियों, सांख्यिकी के औसतों के उद्देश्य तथा कार्य कौन कौन से। नंबर 1, संक्षिप्त विवरण। सीधी सी बात है, बहुत सारे बड़े विवरण को छोटे से रूप में दर्शाना इसका पहला काम है, उद्देश्य है। हम सांख्यिकी का औसत इसीलिए निकालते हैं ताकि हम एक बहुत बड़ी रामायण पढ़ने की बजाय, बहुत बड़े आंकड़े बताने की बजाय सरलता से बता सकें। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया था कि किसान के 10 एकड़ भूमि है, वो ये बताने की बजाय फला खेत में इतना, फला खेत में इतना, फला खेत में 25 मन हुआ, फला खेत में 40 मन हुआ है, उसमें 35 मन हुआ है, कहने की बजाय वो ये कहेगा कि औसतन 25 मन हो गया है। तो यानी शॉर्ट में अपनी बात को उसने रख दिया। दूसरा है तुलना में सहायक। आंकड़े वो तुलना, जो औसत है वो तुलना में बड़े सहायक होते हैं। जब आंकड़े हमारे दो देशों के हमारे पास तुलना है, या किसी दो जगह की तुलना है, उनका आपस में तुलना करने की कौन से है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं भारत और अमेरिका की हमने तुलना करने की, हम में से कौन सा देश अमीर है। तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि सभी आदमियों की उनकी आय और उनकी भी सभी आदमियों की आय, उसमें तुलना करना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि हम औसतन आय निकाल लें कि प्रति व्यक्ति आय, औसत आय आदमी की भारत में क्या है और अमेरिका में क्या है, तो उसमें तुलना निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, 2 ही अंकों में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि भारत में 13,000 है और अमेरिका में 70,000 है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि अमेरिका हमसे ज्यादा धनी देश है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार तुलना में सहायक होता है। नंबर 3, नीति निर्धारण। जो औसत है उसमें नीति के बड़े काम करते हैं। औसत निकाल कर ही हम अंदाजा लगाते हैं, तुलना करते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। उसके हिसाब से हम बाद में फिर उसका
नीतियों का निर्धारण करते हैं। आंकड़ों को टोटल में हम नहीं निकाल सकते, टोटल आंकड़ों का निकाल करके आंकड़ों को हम क्या करते हैं, जो आंकड़े हैं उनसे हम पहले औसत निकाल लेते हैं। औसत निकाल करके ही उसके लिए फिर हमें नीतियों का निर्धारण कर पाते हैं कि हमारा कौन सा वर्ग देश का कमजोर है, कौन से देश के लिए हमें अच्छी नीति बनानी चाहिए, या कौन सा वर्ग हमारा धनी है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, किसको हमें सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए। इस प्रकार जो नीतियां बनाएगी सरकार, वो किससे बनाएगी, औसतों से। आंकड़ों का औसत निकाल कर ही ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला हमारा सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी का विश्लेषण, जो हमारे आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करना है। हमने पूरे के पूरे आंकड़े हैं उनको विश्लेषण करना है, तो उसके लिए हमें उनके औसतों को लेने पड़ेंगे और उनका इसीलिए हमारे औसत लिया जाता है और विश्लेषण करने के लिए ये उसका कार्य भी है। इसके बाद सभी के लिए एक मूल्य, औसतों का ये काम होता है कि जितनी भी संख्यात्मक हमारे आंकड़े आए हैं या उस श्रृंखला के आंकड़े हैं उन सब के लिए एक मूल्य काम करेगा। भिन्न भिन्न मूल्य हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, भिन्न भिन्न मूल्य रखने की जरूरत नहीं है, सबकी जगह की मूल्य करेंगे, क्योंकि बाकी की जो मूल्य है वो उसके आसपास मिलेंगे, या तो थोड़े से ज्यादा मिलेंगे या थोड़े से कम मिलेंगे, क्योंकि जो औसत मूल्य है वो आपका सेंट्रल मूल्य है। तो ये थे आपके इसके कार्य कि सांख्यिकी क्या क्या काम करते हैं या सांख्यिकी उद्देश्य क्या है। इसके बाद सांख्यिकी के लिए आवश्यक गुण क्या है, सांख्यिकी में क्या आवश्यक गुण होने चाहिए। नंबर एक तो पहला है कि स्पष्ट और शिथिल परिभाषा होनी चाहिए, और उसकी स्पष्ट और शिथिल परिभाषा होनी चाहिए, औसत होता है क्या है। दूसरी ये जो है उसमें औसतों में प्रतिनिधित्व, ऐसा औसत ऐसा श्रृंखला का अंक होना चाहिए, श्रृंखला का ऐसा आइटम होनी चाहिए, श्रृंखला की ऐसी मद होनी चाहिए जो पूरी की पूरी श्रृंखला की सभी मदों का प्रतिनिधित्व कर सके, सभी मूल्य उसके आसपास के हों, ज्यादा फर्क में ना हो। नंबर 3 सरलता, जो भी हमने औसत लेना है वो सरल तरीका, सरल मेथड होना चाहिए, ताकि आसानी से बच्चे उसको निकाल पाए और आसानी से कर सके, आसानी से समझ सके। इसके बाद अपना निश्चितता, औसत निश्चित होने चाहिए, उसमें कम ज्यादा नहीं। यदि हम छोटे समूह बड़े समूह का निकालें उसको वही होना चाहिए, जिसमें से थोड़े से कम समूह का निकालें तो लगभग औसत वही आना चाहिए, उसके आसपास आना चाहिए, ज्यादा नहीं अंतर आना चाहिए। इसका निश्चितता का मतलब है निश्चित है भाई इसका औसत नहीं आना है, उसमें कुछ इकाइयां घटा दी जाए और फिर औसत निकाले तो लगभग वही औसत आना चाहिए। दूसरा निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, बटे में या प्रतिशत में नहीं आना चाहिए, ज्यादातर खास करके ये जो है जो औसत है वो आपका पूरा पूरा आना चाहिए। प्रतिशत वगैरह में या उस चीज में अगर औसत अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए। इसके बाद प्रतिदर्श के परिवर्तन का न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए, जो हम उसके अभी मैंने पहले बताया था आपको, यदि हम बड़े समूह में से थोड़े समूह का निकाल के औसत निकाले तो बड़े समूह का उसी श्रृंखला के बड़े समूह का और छोटे समूह का जो औसत है वो उस पर कम से कम प्रभाव होना चाहिए, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए औसत में उसमें। इसके बाद बीजगणितीय विवेचन, औसत का बीजगणितीय विवेचन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि औसत को हम निकालते हैं तो उसमें बीजगणित का काम भी बीजगणित के तरीके से भी उसका विवेचन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, और समांतर माध्य की मैंने 2 चीजें कराई आपको, परिभाषा, एक तो परिभाषा कराई है, परिभाषा के साथ उसके कार्य करवाए हैं, और उद्देश्य या कार्य की बात आपकी ये चीज करवाई है, और इसके साथ मैंने आवश्यक गुण करवाए हैं कि क्या आवश्यक गुण होने चाहिए एक औसत में, या क्या आवश्यक गुण होते हैं। ये आपका प्रश्न था आज का, मेरे ख्याल में बड़ा इजी सा था, आसान सा था। बाकी का जो रहता है वो हम कल करेंगे, तब के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।